महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में लगातार यही सवालात बने हुए हैं कि आखिर किस तरीके से शिंदे सरकार को गिराया जाए। एमवीए का ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं चुनौती है, उनका अगला टास्क है। पहला टास्क तो उन्होंने 2019 में पूरा कर लिया था, अपनी सरकार बनाकर फडणवीस को हटाकर सरकार सत्ता से उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद पर बैठाया। लेकिन शरद पवार को ये मंजूर नहीं कि शिंदे मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि शिंदे को अपने इशारों पर नहीं चला सकते। ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं शरद पवार। इसीलिए वो दोबारा चाहते हैं कि एमवीए को दोबारा से ये कुर्सी मिले सीएम पद की, जिसका सत्ता का फायदा यहाँ पर शरद पवार उठा सकें। शरद पवार की अगर खुली धमकियों पर गौर करें तो शरद पवार ने हर एक उस बागी नेता को खुली धमकी दी थी, हर एक उस नेता को खुली धमकी दी थी जो महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ गया था। गौर करेंगे दर्शकों तो आप पाएंगे कि शरद पवार ने जो बातें रखी थी उस समय और शिंदे के गुट ने जो बातें रखी थी वो उद्धव के खिलाफ कम, शरद पवार के ज़्यादा खिलाफ नजर आ रही थी। क्योंकि बागी विधायकों से बार बार ये पूछा जा रहा था कि आपने बगावत क्यों करी, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो लांछन था, सबसे ज़्यादा जो उन्होंने बुराई करी थी वो एनसीपी और कांग्रेस को लेकर की थी, खासकर शरद पवार को लेकर की थी। कांग्रेस में तो बड़े चेहरे हैं, लेकिन शायद शरद पवार जितना बड़ा चेहरा नहीं है। अगर महाराष्ट्र की सत्ता की बात करें तो बदनाम शरद पवार हुए थे। इसीलिए शरद पवार ने यहाँ पर तमाम बातों को आगे रखते हुए शिंदे गुट को धमकी दे दी थी कि अगर किसी में हिम्मत है तो चुनाव का सामना करे, मध्य अवधि चुनाव का सामना करे, हो जाए चुनाव, देखते हैं किसकी किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। और ये तब उन्होंने कहा था जब 39 विधायकों का समर्थन शिंदे को मिला हुआ था, निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। अब भी अगर गौर करें तो ये शर्त, ये धमकियां अब भी लागू हैं कि क्या विधायक इस्तीफा दे पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ शिंदे ने ये बात कह दी थी अगर चुनाव होते हैं और हमारा कोई भी विधायक, जो मेरे साथ आया विधायक, अगर हार जाता है तो मैं खुद अपना राजनीति से कहीं ना कहीं सफाया करवा दूंगा या संन्यास ले लूंगा या अपना पद छोड़ दूंगा। ऐसी बातें करते नजर आए थे शिंदे, जोश में कहें या होशो हवाश में कहें, लेकिन उन्होंने ये बातें करी थी। और शिंदे ने ये बात भी करी थी कि अगर एक बार सोच समझकर मैंने कुछ बोला है तो कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटूंगा। ये बात शिंदे की थी। तो शरद पवार और शिंदे के बीच बहुत तगड़ी भिड़ंत हुई थी जिस दिन बगावत हुई थी, क्योंकि शिंदे बदनाम कर रहा था एनसीपी कांग्रेस को कि एनसीपी कांग्रेस हमेशा से ही अलग अलग समाज को साथ लेकर चलती है, उनके मुद्दे ही अलग होते हैं, बाला साहब ठाकरे की तरह वो नहीं सोचते। अगर ऐसा ही था तो उद्धव ठाकरे ने हाथ क्यों मिलाया? उद्धव ठाकरे की रगों में खून तो बाला साहब ठाकरे का ही है। उनकी डिसीजन गलत निकले तो यहाँ पर बागी विधायकों ने यहाँ पर बगावत कर दी, पार्टी भी दावा कर दिया शिवसेना पर। तो ये सारी बातें निकल कर सामने आ रही है। अब यहाँ पर बात करें तो खुले तौर पर मोर्चा करेंगे, यानी खुले तौर पर रैली निकालेंगे शिंदे सरकार उनके फैसलों के खिलाफ। महाराष्ट्र कर्नाटक के जो सीमा विवाद है उन मुद्दों को लेकर, राज्यपाल को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर, बागी विधायकों को लेकर। और साथ ही साथ बीच में ऐसी खबरें भी थी कि विधायकों ने 50-50 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन उन बातों को बार बार खारिज करने की कोशिश की गई। लेकिन कई बार तो विधायकों के द्वारा ही ऐसी बातें सुनी गई जिन्होंने बगावत करी थी। तो ये सवाल बहुत बड़ा था। लेकिन क्या काम करेंगी शिंदे के खिलाफ शरद पवार की खुली धमकियां, खुली चुनौतियां? क्या यहाँ पर शिंदे सरकार मध्य अवधि चुनाव का सामना करेगी 2024 के चुनाव से पहले ही? आपको क्या लगता है, क्या शरद पवार के खिलाफ यहाँ पर शिंदे को जाना चाहिए या फिर शिंदे को अभी सीएम पद पर बने रहकर 2024 का इंतजार करना चाहिए या मध्य अवधि चुनाव का सामना करना चाहिए? तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और अब जो मार्च निकलना है सरकार के खिलाफ, जिसने महाविकास अघाड़ी सरकार खुले तौर पर मोर्चा करेगी, अब देखना दिलचस्प रहेगा उसका निष्कर्ष क्या होता है। क्या वहां से शिंदे की सीएम कुर्सी छीन पाते हैं या नहीं? बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।